हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। आज वापस से मैं आप सबके बीच में नेट के प्रिपरेशन के लिए वापस कंटिन्यू करते हुए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है डाइजेशन इन अब्जॉर्प्शन। पहले से मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा एक प्योर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी बच्चे दुनिया भर में, पूरे भारतवर्ष में जो बच्चा नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, ज़रूरी नहीं वो बच्चा 2021 में नेट का एग्ज़ाम दे रहा हो, जो बच्चा अभी 8th 9th 10th या 11th में आने वाला है, जिसके रिसेंट में 10th के एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं, जो बच्चा भविष्य में मेडिकल करके एक आगे अच्छे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़कर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये लेक्चर उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। या आप अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, आप साथ में देखकर ये लेक्चर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर्स में कभी भी केवल टॉपिक से या एनसीईआरटी से जुड़ी हुई बातें ही नहीं, कोई अपने जीवन से जुड़ी काफ़ी ऐसी बातें भी हैं जो लाइव एग्जाम्पल हम अपने पूरे आसपास में देखते तो हैं, पर उनका रीज़न हमें पता नहीं होता है कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे ऐसा क्या कारण है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी मैं अपने लेक्चर्स में आपके बीच में लेकर आता हूँ। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है डाइजेशन एज अब्सॉर्प्शन। आपने देखा होगा 11th क्लास का ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर्स है। 11th के जो बच्चे, अभी जो बच्चे 12th में हैं, नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में, या बच्चे जिन्होंने अभी 11th में आए हैं वो भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, या जो पहले से बच्चे जो ड्रॉपर हैं वो इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। आप सब जानते हैं डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन इसका नाम क्यों रखा गया है। डाइजेशन मतलब कि एक लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। सिंपल से लैंग्वेज में हम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पर चीज़ दिखी जाती है कि लार्ज पार्टिकल्स को या लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, या डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। बड़े बड़े जो जैसे हम जितना फूडिंग खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वो एक सॉलिड पार्टिकल्स में होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स में होते हैं। जब उनको च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, उनको डाइजेस्ट मुंह में उनका जब मैकेनिकल प्रोसेस मैकेनिकल डाइजेशन होता है, वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ही वो हमारे शरीर के अंदर आगे एलिमेंट्री कैनाल में फ्लो कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट कोई खाना खाया, कोई भी लार्ज पार्टिकल खाया और वो सीधा आपके पेट में चला जाए, एलिमेंट्री कैनाल में आगे प्रोसीड हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके आपको इफेक्ट करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा जितने भी जानवर हो गए, हम एनिमल्स की बात करें या हम हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम डेली लाइफ में जो भी खाना खाते हैं हम उसको चबा के खाते हैं। चबा के खाने से आपने सुना भी होगा, डॉक्टर्स या फिर हमारे घर वाले भी हमें सलाह देते हैं कि खाने को बार बार चबा के, जितना ज़्यादा आप चबा के खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। खाने को चाहे 10 बार चबाइए, 20 बार चबाइए, तो उसका रीज़न क्या होता है कि हम उसको बार बार चबा के जितना उसका सॉलिड फॉर्म में, जैसे कहते हैं बॉलस फॉर्म जिसे बोलते हैं, अगर उस फॉर्म में लेके आए तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि उसको चबा के खाना ही ज़रूरी है। आपने 2-3 बार चबाया, जैसे जनरली हम देखते हैं इंडियंस में ये हैबिट होती है, खाने को 2-3 बार चबाते हैं, उसके बाद हम उसको निकल जाते हैं, स्वैले कर जाते हैं। पर डॉक्टर्स हमें क्यों सलाह देते हैं कि खाने को कम से कम 10 से 20-30 बार उसको चबाना चाहिए मुंह में, हमारे जो बक्कल केविटी होती है उसको घुमाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक मेन रीज़न होता है कि हमारा जब हम खाना खाते हैं या एनिमल्स जब भी कोई फूड्स खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मुंह से, हमारे मुंह में के अंदर बक्कल केविटी में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवा जो सिक्रेट करती है। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर काफ़ी अच्छे सलाइवरी एंजाइम्स भी होते हैं। वो एंजाइम्स क्या होते हैं, जितना ज़्यादा हम खाने को चबाएंगे तो खाने का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। छोटा सा खाना खाया, एक गिलास लिया, चपाती ली, हमने उसको मुंह में च्युइंग किया, च्युइंग करते करते जब उसको पूरा चबा लेते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, और जो एंजाइम्स सलाइवा के थ्रू सिक्रेट हो रहे हैं वो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा एंजाइम हमारे फूडिंग के साथ हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अंदर शरीर में पहुंचेगा, उतने एंजाइम्स हमें मिल पाएंगे। हम खाने को फटाफट मुंह में रखकर और सीधा एलिमेंट्री कैनाल में आगे प्रोसेस कर लेंगे, उसको स्वैले कर जाएंगे, तो वो एंजाइम इतने ज़्यादा उसमें मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो ये मेन बेसिक रीज़न होता है कि खाने को बार बार चबाने, बहुत देर तक चबाने का पीछे रीज़न क्या होता है कि ताकि जितने भी स्लेवरी एंजाइम्स है वो खाने में अच्छे तरह से मिक्सअप हो जाए। दोस्तों, इसके आगे मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की करते हैं, क्योंकि अभी आज जिस चैप्टर में है वो हम थोड़ा एक इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे कि एक्चुअली डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन को आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका जैसे आपको डेफिनेशन बता दूं कि लार्ज फूड पार्टिकल्स को
स्मॉल फूड पार्टिकल्स। डाइजेशन सिंपली क्या है, लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में, इससे हम ये भी कह सकते हैं डाइजेस्टिव फॉर्म में, और डाइजेस्टिव फॉर्म में मतलब वो जब हम खाना खा के उसको निगलते हैं तो एक डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम जिसमें म्यूकस भी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम भी इंक्लूडेड है, सलाइवा भी इंक्लूडेड है, स्मॉल फूड पार्टिकल भी इंक्लूडेड है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बोलस। उसको बोलस बोला जाता है। आपने देखा भी वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खाते खाते कुछ उसमें ऐसा पार्टिकल आ जाता है या किसी वजह से हम उसको बाहर निकालते हैं, तो आपने उसको फॉर्म को देखा होगा, एक बिल्कुल बिल्कुल च्युइंग फॉर्म हो जाता है जिसमें सलाइवा वगैरह सब इंक्लूड, म्यूकस इंक्लूडेड होता है, तो उसको हम बोलस बोलते हैं। तो क्या है डाइजेशन, मेनली लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स या डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। और ये कन्वर्जेशन कौन सा होता है, मैकेनिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा, मैकेनिकल। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो, अगर हम माउथ की बात करें जिसे बक्कल केविटी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस क्या है, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, सिंपल सी फॉर्म। इसमें क्या क्या हेल्प करते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं एनिमल्स के अंदर, या ह्यूमन बींग्स की बात करें इसमें हेल्प करते हैं। हमारी जो टंग होती है वो भी इसके अंदर हेल्प करती है खाने को चबाने के लिए और उसको स्वले करने के लिए। इसके अलावा ये तो हो गया मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस ये होता है कि हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है जो बक्कल कैविटी में पाई जाती है, वहाँ से स्लाइवरी एमाइलेज और स्लाइवरी लाइपेज एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं सलाइवा के थ्रू। स्लाइवरी एमाइलेज, दोनों एंजाइम का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, एक सलाइवरी लाइपेज एंजाइम है। ये दोनों क्या करते हैं, केमिकल डाइजेशन का काम करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, हमारी जो बक्कल कैविटी है जिसे माउथ बोल सकते हैं, अगर हम मुंह खोलते हैं तो बीच में एक होलो जैसा स्ट्रक्चर दिखता है कैविटी टाइप का, उसे बक्कल कैविटी बोला जाता है। तो वहाँ पर दूसरा केमिकल डाइजेशन क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम सलाइवा के थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है सलाइवा में, उसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। यहाँ ये क्या काम करता है, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी लाइपेज क्या करता है, ये फैट डाइजेशन का काम करता है, फैट डाइजेशन का। पर सलाइवरी एमाइलेज तो बक्कल कैविटी में परफॉर्म करता है, पर सलाइवरी लाइपेज जो है ये बक्कल कैविटी में परफॉर्म नहीं करता है। फैट का डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो सलाइवा के थ्रू ये अंदर फूड के साथ नीचे चला जाता है और स्टमक में जाकर और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके लगभग 20% फैट डाइजेशन, कंप्लीट फैट डाइजेशन नहीं करता है, लगभग 20% फैट डाइजेशन कहाँ करता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दोनों चीजें आप समझिए। केमिकल डाइजेशन क्या हो गया, सलाइवा के थ्रू जो सलाइवरी एमाइलेज और सलाइवरी लाइपेज जो सिक्रेट हो रहे हैं वो दोनों केमिकल डाइजेशन कर रहे हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्या हो गया, लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में या डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपने बुक्स में एनसीईआरटी में देखा भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हेड इज डिवाइडेड इन 2 पोर्शन। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और एक एसेसरी ग्लैंड्स है। आपने देखा होगा या एनसीईआरटी मॉड्यूल्स वगैरह में जिस भी क्लासेस को आपने ज्वाइन किया हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए, वहाँ पर देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है,
अगर हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहें, जहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, माउथ से बात करते हैं, मुंह से बात करते हैं, तो मुंह से जैसे जहाँ से भी हम खाना हमारे शरीर के अंदर डालते हैं वो स्टार्ट हो गया माउथ से, बक्कल केविटी से, और उसका एंड का होता है एनस, जहाँ से फूड को या वेस्ट पार्टिकल्स को शरीर से त्याग दिया जाता है। तो वो एक पूरा पाइप स्ट्रक्चर है, पर ये पाइप बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, ये कहीं ना कहीं टिल्टेड या राउंड फॉर्म में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में है। कॉन्वोल्यूटेड कैसे, जैसे मैं छोटा सा आपको यहाँ डायग्राम बताऊं, एक सिंपल सा फॉर्म, ये हमारा माउथ है जहाँ से फूड इंजेस्ट होता है, यहाँ से अंदर होकर ईसोफेगस के थ्रू, फिर इसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट पार्टिकल होता है वो शरीर से निकाल दिया जाता है। तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है कि एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल वो पार्ट है शरीर का जहाँ से फूड को इंजेस्ट किया जाता है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको एनएस के थ्रू निकाल दिया जाता है। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती है, एसेसरी ग्लैंड्स वो चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं एंजाइम्स और हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, क्योंकि फूड हमने अंदर तो ले लिया, इंजेस्ट तो कर लिया है, उसका डाइजेशन के लिए, उसके प्रॉपर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे शरीर के अंदर काफ़ी ऐसी एसेसरी ग्लैंड्स है। एसेसरी मतलब जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सहायता करती है भोजन के पाचन में, इस वजह से उसको एसेसरी मतलब ज़रूरत की चीज़ बोला गया है। तो वो अपने एंजाइम्स या हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक्चुअली कि वो क्या चीज़ है, पहला तो हमने जैसे पढ़ा बक्कल कैविटी के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स है, दूसरा उसकी बात करें लीवर जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, पेंक्रियाज है और गोल ब्लैडर है, ये चारों एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो आपने देखा होगा बक्कोफेरिंजियल कैविटी होता है, देन उसके बाद ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद एनस होता है। तो ये पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। मैं जो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ आपको, एलिमेंट्री कैनाल, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से। एक फ्लो चार्ट के रूप में हम जिसको देखेंगे, माउथ में क्या होता है, मैं इस चीज को थोड़ा यहाँ मेंशन कर देता हूँ। बक्कल कैविटी जिसे हम बोलते हैं मुंह अंदर से होलो पार्ट है, वहां पर मेनली क्या होता है, टंग एंड टीथ, ये दोनों क्या करते हैं, हमारे फूड को मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया स्लेवरी ग्लैंड्स होती है जो स्लाइवा का सिक्रेशन करती है। इसके बाद फूड आगे प्रोसीड होता है, आगे जाते होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, यहाँ पर फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, जो फूड की एंट्रेंस वाला पार्ट होता है, वहाँ पर जहाँ से फूड आगे जाके और लेरिंगोफेरिंग्स की तरफ चलता है, इसोफेगस में एंटर होता है, उस जगह ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है। नेजोफेरिंग्स क्या होता है, नेजोफेरिंग्स आपने देखा होगा कि हमारे मुंह के अंदर एक स्मॉल गेंडुलर या फिर अपन बोलते हैं एक बैग लाइक स्मॉल, जिसे बोलते हैं मस्कुलर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लटका होता है जिसे हम यूवुला बोलते हैं। यूवुला क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं, आपने जनरली नोटिस भी किया होगा, कभी हम मुंह खोल के देखते हैं तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर लटका हुआ दिखता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त तो क्या होता है, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है, तो अंदर जो इंटरनल नेसो चैम्बर्स होते हैं उनको क्या करता है, वो क्लोज कर देता है, ताकि हम जब भी खाना खाएं तो हमारा खाना हमारी नाक में ना चला जाए। तो यूवुला क्या होता है, यूवुला उस चीज़ को पैक कर देता है जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, ताकि वो खाना या पानी हमारे नाक के थ्रू शरीर से बाहर ना जाए, तो सीधा हमारे आगे आके एलिमेंट्री कैनाल में प्रोसीड हो जाए। तो यूविला का बेसिक काम क्या होता है, जब भी हम कोई खाना या पानी पीते हैं तो उस टाइम पे वो इंटरनल नेसो चैम्बर्स को क्या करता है, आगे से बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। फेरिंग्स में हमने पढ़ा तीन चीजें होती है, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स, इसको आगे प्रोसीड करें, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर कोई भी ऐसा वर्क परफॉर्म नहीं होता, सिर्फ अपना जो फेरिंग्स के उसके बाद जो
फेरिंग्स के बाद जो फूडिंग है वो क्या होता है आपके इसोफेगस में एंटर कर जाता है। इसोफेगस अगर हम जनरली देखें तो आगे तो हमें ये लैरिंग वाला पार्ट दिख रहा है, लैरिंग्स वाले पार्ट के पीछे अगर मैं छोटा सा ड्रॉ करके बताऊं, ये इसोफेगस है और आगे लैरिंग्स वाला पार्ट होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये इसोफेगस है। इसोफेगस हमारे शरीर में पीछे की तरफ से दिखता है, यहाँ से मतलब महसूस अगर देखते हैं बोन के अंदर और लैरिंग्स के बैक साइड में, तो ये इसोफेगस पाइप होता है, सीधा स्ट्रेट पाइप होता है। आगे जाके इसकी एंट्री होती है वो स्टमक में होती है। स्टमक में होती है। स्टमक में भी काफी एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। उसके बाद उसकी एंट्री क्या होती है, स्टमक के बाद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर उसके बाद एनस हो गया। इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने ग्लैंड्स बताई थी स्टमक के साथ में, गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर्स हो गया, पैंक्रियाज हो गया, जो अटैच होते हैं जिस जगह अपना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर जो भी अपना एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और वो आगे फूड के साथ फॉरवर्ड होके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके पहुंच जाता है। जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो भी हम पानी पी रहे हैं, उनका क्या होता है कि जो एंडोथीलियम लेयर होती है, जो हमारी एलिमेंट्री क्लैंड की जो इंटरलाइनिंग लेयर्स है, उसको जब बिल्कुल डाइजेस्टिव फॉर्म में कर दिया जाता है तो हमारे फूड के थ्रू जो जितने भी हम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट्स जैसे कैल्शियम, प्रोटीन्स या जितने भी वाटर हम पीते हैं उसका अब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू अब्जॉर्व हो जाता है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे फूड से हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे सेल्स तक पहुंच जाए और सेल्स को उससे एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, और जो वेस्टेज होता है वो शरीर से एनएस के रूप में निकाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। एसेसरी ग्लैंड का पार्ट भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा सिंपल से बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि कभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गला दबाने से, आपने सुना होगा कि किसी गला दबाने से या दम घुटने से डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू ये पता लगाया जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन की जो डेथ है गला दबाने से या फिर दम घुटने से या खुद की हैंगिंग से किसी उसकी वजह से हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो टंग होती है, टंग के ये वाला जो पोर्शन होता है, सपोज ये टंग है, ये टंग है, तो टंग नीचे की तरफ एक बोन से जुड़ा हुआ होता है। हायर्ड बोन उसे बोलते हैं। हायर्ड बोन क्या होता है, जब भी कोई पर्सन लटक के या फिर किसी का दम गला दबाने से अगर मौत हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हायर्ड बोन क्या होता है, फ्रैक्चर्ड हो जाती है। तो हायर्ड बोन का फ्रैक्चर्ड पाया होना का मतलब होता है, उससे ये पता लगता है डिटेल में कि किसी भी पर्सन की जो मृत्यु हुई है उसका कारण हायर्ड बोन का फ्रैक्चर्ड होना मतलब उसका गला दबाने से या दम घुटने से हुआ है। एक क्वेश्चन और आपसे जो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें सबसे लंबा इसोफेगस होता है, तो उसका आंसर है जिराफ। जिराफ की आपकी गर्दन देखी होगी काफी लंबी होती है, तो उसका जो इसोफेगस होता है, जितने भी हम एनिमल्स के ह्यूमन बींग्स की बात करें, सबसे लंबा इसोफेगस होता है जिराफ का। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट इसोफेगस पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा जिराफ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर इसके आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम वहां पर जो डिस्कस करेंगे वो टंग के बारे में करेंगे। टंग बेसिकली क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो स्पीच के लिए होता है, टीथ क्लीनिंग के लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है। जितना भी हम फूड या पानी पीते हैं, जिस भी चीज़ का हमें टेस्ट आता है वो टेस्ट बेसिकली टंग की वजह से आता है कि उसमें कुछ पेपिलियर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट की नॉलेज होती है। नहीं तो हमें यही नहीं पता लगता कि जो फूड हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट वो चरका है या वो मीठा है या वो खट्टा है या वो कड़वा है। ऐसे चारों टेस्टों का जो हमने अभी तक देखा है, सोर, बिटर, स्वीट्स, तो ये सब जो टेस्ट की नॉलेज है वो हमें किसके थ्रू पता लगती है, टंग के थ्रू। टंग का एक और मेनली काम होता है टेम्परेचर को ज्ञात करने का। टेम्परेचर से ही पता लग जाता है कि टेम्परेचर जैसे होता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर सेंसेशन होता है, टेक्सचर सेंसेशन होता है, स्पीच का सेंसेशन होता है। कभी भी मान लो कोई गर्म चीज़ हम खाना खाते हैं, कोई खाना बिल्कुल गर्म है, उसका पता लग जाता है, तो टेम्परेचर सेंसेशन होता है। गर्म चीज़ का, ठंडे चीज़ का सेंसेशन किससे होता है, क्योंकि हमारे टंग के अंदर क्या होता है,
कुछ ऐसे टेस्ट बड्स भी पाए जाते हैं जो का टेम्परेचर सेंसेशन का काम भी करते हैं, कुछ टेस्ट का काम करते हैं, और कुछ ऐसे पीलीफॉर्म जिसे बोलते हैं पेप्लियाज होते हैं जिनका काम ना तो टेस्ट का होता है ना टेम्परेचर का होता है। उनका काम बेसिकली क्या होता है, उनका मैं नाम बताता हूँ। पीलीफॉर्म आप पढ़ेंगे, पीलीफॉर्म पेपिलियाई। वैसे चार तरह के पेपिलियाई होते हैं। सर्कमवेलेट पेपिलियाई होते हैं, फोलिएट पेपिलियाई होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिलियाई होते हैं। तो इनका क्या होता है, फिलीफॉर्म मतलब जो पूरी जीभ पे फैले होते हैं। तो ये क्या करते हैं फिलीफॉर्म पेपिलियाई, ये बेसिकली जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे टंग के अंदर आके बिल्कुल पूरे जीभ पे बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा स्पॉट टाइप का होता है जो फैला होता है पूरी टंग पे दिखाई देता है, उसे फिलीफॉर्म बोलते हैं। ये टेस्ट के लिए यूज नहीं होते हैं। बेसिकली ये उन एनिमल्स में डेवलप होते हैं जो कि मांसाहारी होती है, कार्निवोर्स जिसे बोलते हैं, जैसे लॉयन टाइगर्स, या फिर हम डॉग्स की बात करते हैं जिनकी अच्छी ब्रीड होती है जो काफ़ी खतरनाक मानी जाती है, उनमें ये फिलीफॉर्म काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। आपने देखा भी होगा जो जानवर जिन जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स जिसे हम बोलते हैं, वो अपने जब शिकार को खाना खाते हैं तो उसका मांस जीभ से चाट चाट के उधेड़ देते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलियाई, इतना टफ होता है कि ये जो जानवर्स में डेवलप होते हैं, एनिमल्स में डेवलप होता है। जैसे आपने देखा कभी कभी हमारे अगर हमने कोई पेट डॉग पाला हुआ है, वो हमारे स्किन को रबिंग करता है, तो आप देखते हैं कि कुछ खुरदरापन हमें महसूस होता है, वो फिलीफॉर्म पेपिलियाई के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर हम बक्कल केविटी की बात करते हैं तो आपने महसूस किया होगा ऊपर एक तालू होता है हमारे, जिसे हम पैलेट बोलते हैं, पैलेट तालू को। इसमें क्या होता है, अगर हम टंग से महसूस करेंगे आगे की तरफ क्या होता है, बिल्कुल टफ होता है, टफनेस वाला, बिल्कुल जैसे हम तो बिल्कुल कड़क टाइप, मतलब जिसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्कुलर टाइप होता है, वहाँ पर आप देखेंगे एक रिजिस टाइप पाए जाते हैं ऐसे। अगर आप टंग से फील करेंगे तो रिजिस पाए जाते हैं, वो उनको क्या होता है, पेलेटाइन रुगे बोलते हैं, पेलेटाइन रुगे। उन रिजिस को क्या बोलते हैं, पेलेटाइन रुगे नाम से बोला जाता है। और पीछे की तरफ महसूस करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सा पेलेटाइन पैलेट होता है, जहां से सबसे लास्ट में जिसकी एंडिंग होती है वो यूविला के थ्रू होती है, यूविला। आगे की तरफ क्या कर पाएंगे, पेलेटाइन रुगे। जो रिजिस है उनको पेलेटाइन रुगे बोलते हैं, और जो पीछे की एंड सॉफ्ट प्लेट की एंडिंग होती है उसे हम यूविला बोलते हैं। यूविला का वर्क मैंने आपको बताया था, जब भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारी जो अंदर की जो जैसे ये तो आउटर नेजो चैम्बर्स हैं जो आपको छेद दिख रहे हैं, ये अंदर की तरफ जो इनकी ओपनिंग होती है उनको क्लोज कर देते हैं, ताकि जब भी कोई हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं ताकि वो हमारे मुंह में वापस नाक के थ्रू या नोज के थ्रू बाहर ना जाए। और ये रिजिस का काम क्या होता है, जब भी हम फूडिंग खाते हैं बोलस बन जाता है, तो बोलस सीधा अंदर जाए, वो मुंह से बाहर नहीं निकल जाए, तो ये रिजिस क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं वो मुंह से अपने बाहर नहीं निकल जाए। ये उनका रिजिस का काम होता है। आपने एक और चीज देखा होगा, हमारे जो फ्लोर होता है, मतलब बक्कल कैविटी की फ्लोर की बात करें, टंग पाई जाती है उस पर। टंग टंग को आपने देखा होगा, टंग के नीचे एक फ्रेनुलम जिसे बोलते हैं, जिससे टंग अटैच होती है, फ्रेनुलम बोलते हैं उसे, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम होता है, लिंगवन फ्रेनुलम बोला जाता है। लिंगवा मतलब टंग की बात करते हैं, लिंगवन फ्रेनुलम के नाम से चीज बोली जाती है। इससे क्या होता है, हमारी टंग हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारी जो टंग का जो फ्रीली मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, लिमिटिंग करता है, ताकि कभी कभी क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं हमारी टंग का मूवमेंट होता है, तो हमारी टंग हमारे माउथ में ज़्यादा अंदर तक न चले जाए, उसको बांध के रखती है, पकड़ कर रखती है। कभी कभी कुछ बच्चों में क्लिनिकल केस ये देखने को भी मिलता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो जन्म के समय आपने देखा होगा, जिनको बोलने में काफ़ी दिक्कत आती है, या बच्चा जब 1 डेढ़ 2 साल का होता है, वो एक क्लियरली वॉइस नहीं निकल पाता है, अपन देखते हैं उसको बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो डॉक्टर चेक करता है कि उसका जो लिंगवन फ्रेनुलम है जिससे टंग अटैच हो रही है, आपने महसूस किया होगा, ये लिंगवन फ्रेनुलम काफ़ी छोटा होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको थोड़ा कट लगा के उसको फ्री कर देता है, ताकि बच्चा आराम से बोल पाए। उस क्लिनिकल कंडीशन को जो बोलते हैं, यहाँ पर आप नोट करिएगा, काफ़ी पूछा जाता है ये एग्जाम में, उस क्लिनिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनकाइलोग्लोसिया। एनकाइलोग्लोसिया। एनकाइलोग्लोसिया क्या चाहिए, क्या क्लिनिकल कंडीशन है, छोटे बच्चों में कभी कभी देखने को मिलता है कि जो लिंगवन फ्रेनुलम है काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से टंग फ्रीली
मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो उसमें कट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा आराम से बोल पाए और उसकी टंग फ्रीली मूवमेंट कर पाए, इसको स्पीच में कोई दिक्कत नहीं है। पर उस क्लिनिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनकाइलोग्लोसिया। तो ये टर्म हम याद रखेंगे, आगे इस चीज़ को वापस प्रोसीड करेंगे टंग और टीथ के स्ट्रक्चर के साथ, उनके वर्क के साथ, और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो फूडिंग में उसके डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपको ये जो दी गई जानकारी इस लेक्चर के थ्रू पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई भी क्वेरीज आपकी रहती है तो आप पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।